वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे ईडी के बारे में। जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, इसकी इन्फॉर्मेशन होना बहुत इम्पोर्टेंट है। हर रोज़ आर्टिकल न्यूज़ में देखने को मिलता है ईडी की एक्टिविटीज़। कुछ लोग कंफ्यूज भी होंगे कि ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में क्या डिफरेंस है या फिर सेम है। इसमें हम जानेंगे इसकी शुरुआत कब हुई, किस पर्पज़ के लिए इस डिपार्टमेंट को बनाया गया, और जो क्रिटिसिज्म ईडी का हो रहा है उसके बारे में डिटेल में। तो इन पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे जो स्क्रीन पे आप देख रहे हो। सबसे पहले इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव क्या है ईडी का, और कुछ टर्म्स लिखी हुई हैं जैसे FEMA, फेमा, PMLA। ये कुछ एक्ट हैं, लॉज हैं जिनको ईडी इंश्योर करती है कि ये अपनी कंट्री के अंदर इन्फोर्स हो रहे हैं, और इन एक्ट और रूल्स के अंदर ही इन्वेस्टिगेशन, कोई भी बंदा है या कोई भी पर्सन है ऐसा, तो इन एक्ट को फॉलो करते हुए किया जाता है। उसके बाद इसका ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप जो है, कैसी ऑर्गेनाइजेशन है, कैसे काम करता है। कुछ स्पेशल कोर्ट्स दिए गए हैं ईडी को, अगर कुछ बंदा गिल्टी पाया जाता है तो उसके लिए स्पेशल कोर्ट है, और इसका जो क्रिटिसिज्म हो रहा है उसके बारे में। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं। तो जो ईडी है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ये एक डोमेस्टिक है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है जो अपने इंडिया के अंदर काम करती है, और इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी है जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ चल रही हैं अपने देश के अंदर उसके बारे में इंटेलिजेंस गैदर करती है। और ये रिस्पॉन्सिबल भी है कि जो इकोनॉमिक लॉज बने हुए हैं अपनी कंट्री के अंदर उनको इन्फोर्स किया जाए, और फाइट करती है इकोनॉमिक क्राइम जो इंडिया के अंदर होते हैं, इकोनॉमिक पैसों को लेके, मनी को लेके, ब्लैक मनी, इनके बारे में, और इनके क्राइम जो इंडिया में होते हैं उनके बारे में वो फाइट करती है। अगर आप UPSC या फिर कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इकोनॉमी पार्ट के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इंडियन इकोनॉमी के जो जनरल स्टडी पेपर 3 में इसका काफ़ी ज़्यादा अहमियत है, तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो ये डिपार्टमेंट है जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जो अपने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उसके अंडर आता है। जो अभी मिनिस्टर हमारे निर्मला सीतारमण जी हैं, जिन्होंने अभी बजट पेश किया था, और हम सब जानते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है उनके अंडर ये डिपार्टमेंट आता है। शुरू में सबसे पहले ये फॉर्म हुआ था 1 मई 1956 को, और उस टाइम पे इसका नाम था इन्फोर्समेंट यूनिट। और ये इकोनॉमी के जो चैलेंजेस आ रहे थे उस टाइम पे, ब्लैक मनी, मनी लॉन्ड्रिंग, उसी के बिहाफ पे इस यूनिट को फॉर्म किया गया था। और अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट हम ऐसी वीडियो बनाते रहें इंफॉर्मेटिव और एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए। उसके बाद इसको जो स्टार्टिंग में फॉर्म किया गया था, तो जो एक्सचेंज कंट्रोल होता है लॉ, जैसे हम किसी और देश की करेंसी है, उस करेंसी को इंडिया की करेंसी के साथ जो एक्सचेंज किया जाता है, किस रेट से किया जाता है, कई लोग ज़्यादा रेट देते हैं या कई कम करते हैं, तो उसका जो लॉ है उसको कंट्रोल करने के लिए, और उसको कंट्रोल करने के लिए लॉ बनाया गया था, एक्ट बनाया गया था, जिसको फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट बोलते हैं। 1947 उस टाइम पे बनाया गया था, तो उसके हिसाब से ये हैंडल करते थे। तो सबसे पहले अगर उस टाइम पे ये इसको इस्टेब्लिश किया था, तो ये डिपार्टमेंट आता था इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर 1956 के अंदर, और उस टाइम पे इसका नाम इन्फोर्समेंट यूनिट था, जैसे हमने पहले बात की। उसके बाद इसको शिफ्ट कर दिया गया, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसको एडमिनिस्ट्रेशन दे दिया गया इसका 1960 में, और इसका नाम जो बाद में चेंज करके इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट दिया गया 1957 में, जो हम आज जानते हैं ईडी के नाम से। अभी के टाइम पे जो ईडी है वो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है, उनके अंडर काम कर रही है। और अभी इसका जो हेडक्वार्टर है ईडी का, मेन हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और इसके कई सारे रीजनल ऑफिस भी हैं ऑल ओवर द कंट्री, आगे हम डिस्कस करेंगे। और इसका जो मेन हेड है वो डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट उसको बोलते हैं, जो कि नॉर्मली एक IRS अफसर होते हैं इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के अंदर। और अभी प्रेजेंट जो श्री राहुल नवीन जी हैं IRS, वो इसके डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट है। अब इनके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, ईडी के क्या काम करता है, क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहला इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव जो ईडी का है वो है कि जो एक्ट हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, पहला जो है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 FEMA, काफ़ी न्यूज़ में रहता है, काफ़ी एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। दूसरा है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 PMLA,
ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और तीसरा मेन फ्यूजिटिव इकोनॉमिक फेंडर एक्ट 2018 FEOA, जो भगौड़े हो जाते हैं अपने देश से, इकोनॉमिक का जो फंडा लफड़ा प्रॉब्लम करके क्रिएट करके अपने देश के अंदर, तो वो एक्ट जो है 2018 के अंदर है, उसके ऊपर ये काम करती है। अभी मनी लॉन्ड्रिंग का कई लोगों को कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा कि मनी लॉन्ड्रिंग का हिसाब किताब क्या होता है, तो इस समय मैंने डायग्राम एक डाली है, उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले आपके पास एक ब्लैक मनी है, जैसे कोई बंदा है उसके पास कोई मनी आती ब्लैक मनी जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है कहाँ से आई है, तो अब इसको वाइट मनी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, उसको मनी लॉन्ड्रिंग बोलते हैं। तो उस पैसे को वो लेके किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो भी फाइनेंस मेंटेन करते हैं, जैसे कोई बैंक हो गया या कोई भी इंस्टीट्यूशन, वहाँ पे दिया जाता है। तो पहली इसकी कार्रवाई प्लेसमेंट बोलते हैं। दूसरा, जब इंस्टीट्यूशन के अंदर जाता है किसी भी फाइनेंशियल के अंदर, तो उसको लेयरिंग बोलते हैं। वहाँ से उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के अंदर से आगे ऑल ओवर वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में वो पैसा भेजा जाता है, और फिर वहाँ से लोगों के पास मिलता है, अकाउंट में डाला जाता है और वाइट मनी हो जाती है। उसके बाद उस पैसे से लोग अपना लग्जरी आइटम्स वगैरह ख़रीदते हैं, तो इसको बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। तो ये एक एक्ट के अंदर वॉयलेशन है जिसके ऊपर ईडी का काम रहता है। उसके बाद जो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है इसका, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो ईडी है, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, जैसे हमने बात किया, और हेड किया जाता है इसके डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट। और उसके बाद इसके 5 रीजनल ऑफिस और भी हैं, मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता और दिल्ली। और इनको जो हेड किया जाता है उनको बोला जाता है स्पेशल डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट, जो रिपोर्ट बनाते हैं डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट को, जो दिल्ली में है। अब उनके अंडर जोनल ऑफिस भी हैं, जैसा कि पुणे, बेंगलोर, चंडीगढ़, चेन्नई, कोच्चि, दिल्ली, पणजी, गुवाहाटी, और जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। अब इनको हेड करते हैं, उनको बोला जाता है जॉइंट डायरेक्टर। अब इनके अंदर एक सब जोनल ऑफिस भी हैं, जैसे मैंगलोर, देहरादून, रांची, रायपुर, बहुत सारे हैं। तो इनको जो हेड किया जाता है उनको डिप्टी डायरेक्टर बोला जाता है। तो ये इसका एक ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है, जो सब जोनल से लेके हेडक्वार्टर तक कैसा इसका ऑर्गेनाइजेशन है। अब कंपोजिशन क्या है ईडी की, ईडी के जो जितने ऑफिसर्स हैं, जो लोग काम करते हैं, उनका कंपोजिशन क्या है। तो इसके अंदर जो ऑफिसर हैं हर जगह से आते हैं, बेसिकली इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज से तो होते ही हैं, साथ में आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के भी रहते हैं। और जो प्रमोट, इसका अपना भी खुद का भी काडर है, जो इसके अंदर लोग रहते हैं, ऑफिसर अपॉइंट किए जाते हैं, उनका खुद का भी काडर है, और जो प्रमोट किए जाते हैं उनको भी इसके अंदर। और एडिशन में जो डायरेक्टली लोगों को हायर भी किया जाता है इसके अंदर काम करने के लिए। प्लस जो डायरेक्टरेट हैं वो ऑफिसर्स को अलग अलग डिफरेंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जो अपने देश के अंदर हैं वहाँ से भी डेपुटेशन के बेस पे बुलाया जाता है, जैसे कस्टम और सेंट्रल एक्साइज, इनकम टैक्स, पुलिस। तो इनको डेपुटेशन के लिए बुलाया जाता है, नॉर्मली 2 ईयर्स से लेके 5 ईयर तक, या फिर 4 ईयर तक, उसके बाद फिर वापस भेज दिया जाता है। और टोटल स्ट्रेंथ जो है ईडी की वो 2000 ऑफिसर से भी कम है, जिसमें से 70% जो ऑफिशियल्स हैं बुलाया गया है, डेपुटेशन पे बुलाया गया है। और इसका खुद का काडर भी है, जैसे हमने पहले बात किया। अब इनके फंक्शंस क्या हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के, ये जानना बहुत ज़रूरी है, ये पता होना चाहिए। ये वीडियो सारी इसके बारे में ही है कि ईडी क्या क्या कर सकता है, क्या क्या करता है। तो सबसे पहला फंक्शन है इसका इन्वेस्टिगेशन करना वॉयलेशंस का। अगर कोई फैमा, ये जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, अगर इसका कोई वॉयलेशन हो रहा है तो उसको इन्वेस्टिगेट करना। तो जो डेजिग्नेटेड ईडी ऑफिशियल्स होते हैं वो जज करते हैं फैमा के वॉयलेशंस को कि हाँ इसका वॉयलेशन हुआ है या नहीं हुआ। और अगर गिल्टी पाया जाता है कोई भी बंदा कि हुआ है इसका, तो पेनल्टीज़ जो होती हैं वो 3 टाइम्स इम्पोज किए जा सकती हैं। जैसे 2 लाख का अगर उन्होंने एक्सचेंज किया है तो उसके ऊपर 3 टाइम 6 लाख की पेनल्टी लगाई जा सकती है, ये एक्ट के हिसाब से है। दूसरा जो फंक्शन है इनका इन्वेस्टिगेट करना जो ऑफेंस है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जो हम पहले बात कर रहे थे मनी लॉन्ड्रिंग की, उसके जो ऑफेंस किए गए हैं लोगों के द्वारा उसको इन्वेस्टिगेट करना। और ईडी के पास पावर है, अगर कोई मनी लॉन्ड्रिंग में मिल जाता है
तो मनी लॉन्ड्रिंग के बाद, वाइट मनी करने के बाद वो अपने एसेट खरीदेंगे, अपने लग्जरी आइटम खरीदेंगे, जैसे मॉल खरीद लिया या फिर कोई लैंड खरीद ली। तो ईडी के पास पावर है कि उनको रोक दिया जाएगा, वो ट्रांसफ़र नहीं होगा, उसको सील किया जा सकता है, कोई फैक्ट्री लगा दी या कुछ भी कर दिया। तो ईडी के पास ये पावर है। दूसरा फंक्शन इसका ये है। तीसरा क्या है, प्रोसेस करते हैं केस को। अगर कोई भगौड़ा हो गया है इंडिया से, जो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट 2018 के अंदर आता है, अगर अपने देश से चला गया है तो उसको जो है प्रोसेस करते हैं उस केस को। तो जो ऑफेंडर्स होते हैं नॉर्मली हम देखते हैं कि यहाँ पे घोटाला करके, स्कैम करके वो आउट ऑफ कंट्री हो जाते हैं। आउट ऑफ कंट्री इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे हमारी जो जुरिस्डिक्शन है, जो हमारी लॉ हैं इंडिया के, वो अप्लाई होना मुश्किल हो जाता है, वहाँ पे नहीं होते अप्लाई, क्योंकि अपनी कंट्री के लॉ हैं तो अपनी कंट्री में एप्लीकेबल हैं। दूसरा, ये जो एक्ट है ये ईडी को अलाउ करता है कि जो वहाँ पे जाके भाग जाते हैं लोग, बाहर रहने की कोशिश करते हैं, उनको वापस लाने में, और जिससे फेथ बना रहे अपने देश का जो जस्टिस सिस्टम है। फोर्थ पॉइंट है इनका फंक्शनिंग है, ये जज करते हैं शो कॉज नोटिस इशू जो किया गया है, तो अगर उसके अंदर कोई लगता है कि ये वैलिड नहीं है तो उस लॉ को रिपील्ड किया जाता है। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के अंडर 1973 जो है। और फिफ्थ है, स्पॉन्सर करते हैं केसेस को जो कि प्रिवेंटिव डिटेंशन अंडर द कंजर्वेटिव ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज़, जो भी स्मगलिंग एक्टिविटीज़ वगैरह है 1974। अब इसको याद कर लिए, COFEPOSA, इस तरह से इसका है शॉर्ट फॉर्म। और ये रिलेटेड है फॉरेन एक्सचेंज मनी जो एक्ट है उसके रिलेटेड, क्योंकि जो स्मगलिंग हो रही है या फिर कोई भी एक्सचेंज का कुछ प्रिवेंशन वगैरह हो रहा है तो उसके अंदर। लास्ट इनका फंक्शन है कॉर्पोरेट करना फॉरेन कंट्रीज़ के साथ, जो अपना मनी रिलेटेड इशू हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, और जो एसेट्स वगैरह हैं उनको PMLA प्रोविजंस के अंदर लेके आना। ये मेन फंक्शन है ईडी के। उसके बाद स्पेशल कोर्ट दिया गया है ईडी को। स्पेशल कोर्ट दिया जाता है बेसिकली, मान लो किसी स्टेट के अंदर, किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई ऑफेंस होता है या फिर कोई भी कन्विक्टेड बंदा पाया जाता है कि हाँ उसने मनी लॉन्ड्रिंग का है या फिर फॉरेन एक्सचेंज के चक्कर में फंसता है कोई भी बंदा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 4 ऑफ PMLA, सेक्शन 4 के अंदर जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, उसके अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कंसल्ट करती है जो चीफ जस्टिस होगा उस स्टेट का। हाई कोर्ट होगा वहाँ पे, हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे उनसे कंसल्ट करने के बाद, उनसे सलाह करने के बाद एक या फिर एक से ज़्यादा सेशन कोर्ट दिए जाते हैं जिनको स्पेशल कोर्ट बोला जाता है ईडी के लिए। और उस कोर्ट को उस टाइम पे नाम दिया जाता है PMLA कोर्ट, क्योंकि उस केस के ऊपर वो काम करता है। तो अपील जो होती है अगर उस केस के ऊपर उस कोर्ट में अगर की जाती है तो डायरेक्ट उसको हाई कोर्ट में फ़ाइल किया जाएगा, उस जुरिस्डिक्शन के एरिया में, उस स्टेट के, उस डिस्ट्रिक्ट के एरिया में। अब बात करते हैं क्रिटिसिज्म। जैसा कि हम न्यूज़ में आजकल देख रहे हैं, हर रोज़ न्यूज़ में मिलता है कहीं ना कहीं आर्टिकल में, न्यूज़पेपर में, कि ईडी ने यहाँ आज रेड की, ईडी ने इसको नोटिस भेजा, बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज़ को, तो उसके ऊपर क्रिटिसिज्म चल रहा है, बहुत ज़्यादा हुआ है क्रिटिसिज्म। तो जुलाई 2022 में डाटा शेयर किया गया था यूनियन गवर्नमेंट के अंदर पार्लियामेंट में। उसमें बताया गया कि सिर्फ 23 पीपल जो कन्विक्टेड पाए गए थे, जो 5422 केस जो रजिस्टर्ड हुए PMLA एक्ट के अंदर, और ये टोटल केस ईडी के अंदर आए हैं 17 ईयर के अंदर, जब से ईडी आई है देश में। और अगर इसका परसेंटेज निकाला जाए तो 0.5% बनता है। और जो केस अभी ईडी के पास अभी आए हैं वो 6 टाइम बढ़ गए हैं जब से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट सेकंड टर्म में आई है, जो 2019 से लेके 2024 के अंदर जो सेकंड टर्म था इनका, उसके अंदर 6 टाइम बढ़ गए हैं। तो ये क्यों बढ़ रहे हैं?
उसके लिए क्रिटिसिज्म हुआ है। अपोजिशन पार्टीज़ ने काफ़ी एक्यूज़ वगैरह लगाया बीजेपी पार्टी के ऊपर कि ये मिसयूज़ कर रहे हैं बीजेपी ईडी को। पॉलिटिकल्स जो लोग हैं, जैसे किसी भी पार्टी के किसी भी लीडर को या किसी भी मेंबर को ईडी का नोटिस भेज दिया जाता है और उसके ऊपर ईडी की कार्रवाई शुरू हो जाती है। और अप्रैल 23 में सुप्रीम कोर्ट ने भी जो पेटिशंस दायर की थी, जो अपोजिशन पार्टीज़ ने 14 पेटिशन दायर की थी, डाली थी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कि नरेंद्र मोदी जी जो हैं गवर्नमेंट के, वो मिसयूज़ कर रहे हैं सेंट्रल एजेंसीज़ को, स्पेशली ईडी को, दूसरी पार्टीज़ के लिए। और इसके अंदर एक और बात ऐड हो गई थी। एक पार्लियामेंट के अंदर डिबेट चल रही थी, तो उस टाइम पे यूनियन होम मिनिस्टर जो मीनाक्षी लेखी जी हैं बीजेपी के, तो उन्होंने अपोजिशन को बोला कि चुप रहिए, नहीं तो ईडी आपके घर पे आ जाएगी। तो इन चीज़ों को लेके क्रिटिसिज्म काफ़ी चल रहा है और नॉर्मली पब्लिक भी क्रिटिसाइज़ कर रही है कि हाँ, क्या रीज़न है कि जितने भी बीजेपी के जो मेंबर्स हैं उनके ऊपर कभी ईडी का कोई एक्शन नहीं हो रहा और दूसरी जो पार्टी के अपोजिशन है उनके ऊपर हो रहा है। तो ये काफ़ी डिस्कशन चल रहा है आज के टाइम पे। उसको देखते हुए जो सुप्रीम कोर्ट है, जो ईडी को अरेस्ट की पावर है उनकी लिमिटेड कर दी गई। इसका एक केस है कि 25 अगस्त 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ईडी को दो चीज़ों के ऊपर देखना है, दो चीज़ों के अंदर प्रॉब्लम है जो नहीं किया जा रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल कि जब भी कोई भी कन्विक्टेड या फिर किसी के ऊपर अक्यूज़ पर्सन है, उसके ऊपर ईडी का नोटिस आता है, चेकिंग होती है, तो जो केस फाइल किया जाता है, केस की इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, वो अक्यूज़ को नहीं दी जाती। दूसरी चीज़ कि वो अपनी इनोसेंस है उसको नहीं कर पा रहे और उसको रिकन्सिडरेशन करना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था। उसके बाद ये ऑर्डर इसलिए दिया जाए क्योंकि क्रिटिसिज्म जो पर्सनल लिबर्टी है, फंडामेंटल राइट्स हैं सिटीजन्स के, जो पर्सनल लिबर्टी का एक राइट है, वो रिस्क पे है कहीं ना कहीं जाके, अगर इस अलाउ के अंदर इस प्रोसेस को अलाउ कर दिया जाता है पीएमएलए के अंदर, ईडी के पास अगर दे दिया जाता है। क्योंकि फंडामेंटल राइट्स जितने भी हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उनको जो प्रोटेक्ट करना है वो सुप्रीम कोर्ट का काम है। तो उसके अंदर पर्सनल लिबर्टी जो है सिटीज़न की, वो रिस्क पे आ रही थी, इसीलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक जो अरेस्ट का था ईडी से पावर जो लिमिटेड की, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो ऑफिशियल्स हैं वो इक्विवेलेंट नहीं है पुलिस ऑफिसर्स के, जो नॉर्मल पुलिस होती है अपनी स्टेट की, तो वो अरेस्ट नहीं कर सकते अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। अगर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में कोई दोषी पाया जाता है तो उसको अरेस्ट नहीं कर सकते। उसके ऊपर एक फ़ाइल दायर की जाएगी, उसके बाद कोर्ट में उसका केस देखा जाएगा, फिर जजमेंट आने के बाद उसको अरेस्ट किया जाएगा। तब तक पुलिस उसको जो एफआईआर वगैरह है उसके बिहाफ पे अरेस्ट कर सकती है, बट ईडी सेम टाइम अरेस्ट नहीं करेगी। ये जो लैंडमार्क जजमेंट का आया था, ये बाउंड्रीज़ और पावर जो अथॉरिटी ईडीज़ की हैं उसको चेक और बैलेंस किया कहीं ना कहीं जाके। तो ये सब हमारा आज का डिस्कशन था, टॉपिक था ईडी के बारे में। आई होप मैंने आपको डिटेल में बताया है, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और इसको शेयर ज़रूर करना सो दैट सबके पास ये इन्फॉर्मेशन मिले, वीडियो में पहुंच सके, और एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए एज़ वेल एज़ आपकी जनरल नॉलेज के लिए, क्योंकि जो अपकमिंग एग्ज़ाम आने वाले हैं तो ये चर्चा का विषय बना हुआ है, न्यूज़ में हर जगह पे डिस्कशन हो रहा है इसके बारे में। तो इससे क्वेश्चन ऑब्वियसली आएंगे, तो इसके याद रखने वाले जो हैं पार्ट, जो कुछ एक्ट हैं वो, प्लस इसका जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, कंपोजिट है, ये सारी चीज़ें याद करने वाली इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने टॉपिक में डिस्कस कर ली हैं। थैंक यू, जय हिंद।